हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपना वही चैप्टर सेम जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का जो चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यहाँ जाके ख़त्म होता है इस पिक्चर पर, जो लास्ट क्लास थी। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। डू यू नो सोल इज़ हेयर इज़ द ब्लू ब्रैकेट इन द लेफ्ट ऑफ द चैप्टर एज यू कैन सी। यहाँ पर डू यू नो दिया हुआ है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। लिखा है एसोएल इज अ रोमन मैथियोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर। अब देखो सोलर का जो वर्ड है वो कौन सी जो वर्ड है सोल, वो कहाँ से आया? सोलर सिस्टम का जो सोलर वर्ड है वो सोल रोमन मैथोलॉजी का वर्ड है। इसका मतलब होता है भगवान सूर्य के नाम पर है। द सन, अब हमारा नया टॉपिक है इसमें। The sun is the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of the heat and light for the solar system. अब देखो सन क्या है? सबसे बड़ी बात एक स्टार है। दूसरा ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, यानी कि इतना ज़्यादा ह्यूज है। दूसरा ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनका सेंटर पार्ट है, यानी कि एक तरह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसी का चक्कर लगाते हैं, यानी कि इसी का रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये पुलिंग फोर्स देता है जिससे जो सोलर सिस्टम है वो बाइंड, यानी कि इकट्ठा होकर रह रहा है। नहीं तो सारे ही प्लैनेट्स अपने अपनी गैलेक्सी में पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हो जाते हैं। लेकिन जो सन है उसकी एक तरह से कह लो एक पुलिंग फोर्स है, मोटी ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो, पुलिंग फोर्स कह लो, कुछ भी कह लो। वो एक पुलिंग फोर्स पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, वो भी सोलर सिस्टम में। अभी आगे जो मेन लाइंस हैं हम वही पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। बट द ट्रेमिनस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय द बिकॉज द डिस्पाइट बीइंग अवर नियर स्टार इट वॉज फर अवे फ्रॉम अस। अब देखो हमारा जो अर्थ है वो थर्ड प्लानट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। सन की तरफ से अगर देखोगे आप तो थर्ड प्लानट है, इसीलिए थोड़ा दूर है किससे? सन से। इसीलिए इसको उतनी ही हीट मिलते हैं जितनी की हमें ज़रूरत है। द सन इज़ अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब जितने भी कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में आराम से पूछा जाता है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लो, नोट भी कर लो अपनी नोटबुक में कि जो सन है उसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है, तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। अब देख लेते हैं पहले यहाँ पर एक पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है वर्ड ओरिजिन। मेनी वर्ड यूज इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज द इंग्लिश वर्ड। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब देखो ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ना ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जो जियो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, GEO जी, ठीक है, जिसका मतलब होता है अर्थ। अब ग्राफिया का मीनिंग तो हमें पता है राइटिंग होता है, तो it has its origin in Greek which related to the description of earth. It is made up of two Greek words, G meaning earth which graphia mean writing. Find out more about the word. देखो GE जियो, लॉजी मतलब होता है स्टडी, मेट्री मतलब होता है अर्थ, मेजरमेंट मतलब, OID मतलब हो गया शेप से, यानी कि अर्थ की शेप कैसे है, ठीक है। आगे हम प्लैनेट्स पढ़ लेते हैं एक बार। प्लैनेट्स क्या हैं? They are the 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. देखो टोटल 8 planets हैं। सबसे पहले मर्करी है, फिर वीनस है, वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून है। नेपच्यून सबसे दूर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक दे रखी है कि भाई आप कैसे इनका नाम याद रख सकते हो, जितने भी 8 planets हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये एक वो दे रखा है, यानी कि एक ट्रिक दे रखी है छोटी सी, जिससे आप इनके नाम याद रख सकते हो लाइन वाइज। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पैथ्स। दीज पैथ्स आर एलोगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखो हमने इस पिक्चर में ऊपर अभी देखा था, देखो अभी उसी पिक्चर पे वापस जाते हैं, देखते हैं इस पिक्चर में क्या है। देखो इस पिक्चर में जो लाइंस बनी हुई है जिन पे ये जो प्लैनेट्स हैं जो रन कर रहे हैं, इनकी अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप सन से दूर जाते जाओगे वैसे ये जो ऑर्बिट्स हैं इनका जो डिस्टेंस है, यानी कि जो लाइन है वो बहुत बड़ी होती चली जाती है,
ठीक है। तो ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, अब देख लेते हैं। ऑर्बिट वो पैथ होता है जिस पर अर्थ अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है, किसका, सन का। मर्करी इज नियर टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोन इट्स ऑर्बिट। मर्करी को सबसे कम टाइम लग रहा है, कितना, 88 days ओनली। Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to the Earth of that of the Earth। मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थ का जो ट्विन यानी कि जुड़वा किसे कहा जाता है, वीनस को, क्योंकि वीनस की शेप वगैरह ऑलमोस्ट अर्थ के जैसी है। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in the recent past, may be called dwarf planet. देखो, प्लूटो को 2006 तक तो एक प्लानट कंसिडर किया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसे प्लानट कंसिडर नहीं किया जाने लगा, इसको ड्राफ्ट यानी कि बूना प्लानट बट छोटा सा कहा जाने लगा। तो अब इसको हम प्लानट की जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूड नहीं करते। अब यहाँ पर है, डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. देखो, जो ह्यूमंस हैं जो रात के टाइम में सेलेस्टियल बॉडीज़ की मूवमेंट को एग्जामिन करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। यानी कि हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, फेमस एस्ट्रोनॉमर का नाम क्या है यहाँ पे, आर्यभट्ट। उसने बहुत सालों पहले ही एक बात बता दी थी कि जो मून है और प्लैनेट्स हैं वो किसकी वजह से शाइन कर रहे हैं, वो अर्थ की, उसके सन की जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से शाइन करते हैं। और आज के टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने भी ये बात कंसिडर किया कि हाँ ये ट्रू है। और आज के टाइम में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, प्लैनेट्स की और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी। अब हम आ जाते हैं, हमारा मेन टॉपिक है अर्थ। इसमें जो भी मेन लाइंस हैं वो आपको नोट कर लेनी है नोटबुक में, ताकि रिवीजन के टाइम पर ईजी रहे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट planet to the sun. In the size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. जियोइड का मतलब होता है गोले की तरह वाली शेप, अर्थ की तरह की शेप, ठीक है। अब पहली बात, ये थर्ड प्लैनेट है, दूसरा फिफ्थ प्लैनेट है, साइज में बड़ा। आते हैं अब आगे। कंडीशन फेवरेबल टू द सपोर्ट लाइफ आर प्रॉबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। यानी कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं और हमारी जितनी भी लिविंग कंडीशंस हैं वो सभी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। हमें पानी, खाना पीना, हवा सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. देखो, अर्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। यहाँ पर पानी है, हवा है और वो सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइफ सपोर्ट करने वाली गैसेज हैं, ऑक्सीजन जैसे कि, ठीक है। प्लांट्स हैं हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, जो फूड नीड्स होती हैं। दूसरा एक यूनिक प्लैनेट है ये, क्योंकि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट इज़ 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। देखो, हमारे अर्थ का एक और नाम है, क्या है, ब्लू प्लैनेट। जब हम स्पेस से अपने अर्थ की तरफ देखेंगे तो आपको 70% जो पार्ट है वो सारा का सारा पानी से कवर दिखाई देगा और पानी का कलर ब्लू होता है। इसी वजह से अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। लाइट्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड, yet even this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. एक लाइट स्पीड होती है। देखो, यूनिवर्स के अंदर यानी कि स्पेस के अंदर जो दो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका डिस्टेंस कवर करने के लिए, उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है लाइट ईयर। जो अर्थ है वो सन से कितना टाइम दूर है, एक तरह से 8 minutes लगती हैं सन की लाइट को अर्थ तक आने में, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ और सन, ठीक है। अब जो स्पीड है लाइट की वो कितनी जल्दी ट्रैवल करती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, वाओ, मतलब एक सरप्राइजिंग वाला यूनिट है ये। तो इसीलिए अर्थ पर सन की लाइट कितने टाइम में आती है, 8 minutes लेती है। अब हम मून के बारे में पढ़ लेते हैं।
The moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearest to our planet than other celestial bodies. देखो, मून जो है वो एक सैटेलाइट है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द अर्थ है, यानी कि हमारे जो डायमीटर है उसका 1 पार्ट है, किसका? मून का। दूसरा, ये अर्थ के ज़्यादा पास है, इसीलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और मतलब इट्स अपीयर्स बिग, it is nearer to the planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance. अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको ये जो यूनिट है वो आपको लिख लेनी है कि कहाँ भाई कितनी दूर है ये हमारे यहाँ से, कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स है, ठीक है। दूसरा, इसका जो डायामीटर है वो कितना है? 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। डिस्टेंस द अर्थ फ्रॉम द सन फ्रॉम द मून, द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस। देखो स्पेस से कैसा दिखता है मून, इसकी पिक्चर है। द मून इज मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। कितने दिन घूमता है? 27 डेज। किसके आसपास? अर्थ के आसपास। इट टेक्स एग्जैक्ट द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। यानी कि हमें मून का सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है। और आपने वो देखा होगा फुल मून और न्यू मून का कॉन्सेप्ट। अब देखो जो मून है वो कितना टाइम लेता है? 27 डेज लेता है अर्थ का एक स्पिन कंप्लीट करने में, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा जो न्यू मून और फुल मून का जो कॉन्सेप्ट है वो आया ही यहीं से। हमें 15 दिन तक तो धीरे धीरे मतलब जो मून है वो बड़ा होता दिखाई देगा, फिर 15 दिन बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता दिखाई देगा। द मून डज नॉट हैव कंडीशनल फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन्स, plains and depressions on its surface. These cast shadow on the moon surface looks like a full moon and observe these shadows. देखो ये नहीं है, आगे देख लेते हैं। देखो जो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनकी वजह से हमें जो मून है उसके सरफेस के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो सैटेलाइट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वहाँ भेजते हैं, कहाँ पर? मून पर। और वहाँ की पूरा एग्जामिन करते हैं। रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फर्स्ट, बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट्स एंटर ऑर्बिट, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें मून की एग्जामिनेशन करती हैं ताकि पता चले कि वहाँ क्या क्या है, क्या वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या फिर वहाँ पर कंडीशंस हैं किस चीज़ के फेवर में? हम लोगों के रहने के फेवर में, यानी कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है कि नहीं। Interesting fact, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1969. Find out whether an Indian has landed on the moon. यानी कि 20 जुलाई को पहला एक ऐसा व्यक्ति था, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने मून के ऊपर अपना कदम रखा था, ठीक है। कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं ये। सैटेलाइट, it is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. अब देखो सैटेलाइट क्या होती है। जैसे कि सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट्स हैं उनका जो सेंटर होता है वो प्लैनेट्स होता है और जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मून है, मून किसका चक्कर लगा रहा है? वो अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है। Human made satellites. It an artificial body. It has designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in the space are INSAT, IRS, EDUSAT, etc. देखो जो सैटेलाइट्स हैं वो ह्यूमन मेड भी होती हैं, वो यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजी जाती हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी, ठीक है। कुछ सैटेलाइट्स का जो नाम है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, इनसेट, IRS, EDUSAT, एक्सेट्रा। अब आगे पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर आज में कंप्लीट हो जाएगा, बस ये लास्ट टॉपिक रहता है और इसके बाद कुछ नहीं है। चलो आगे पढ़ ही लेते हैं, हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को। एस्टेरॉइड्स, अपार्ट फ्रॉम द सन, planets and satellites, they are the numerous tiny bodies which also moved around the sun. These bodies are called asteroid. They are found, देखो पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार अंडरलाइन करके।
कि एस्टेरॉइड है क्या और कहाँ मिलते हैं ये, ठीक है। जो एस्टेरॉइड्स हैं ये मिलते हैं ऑर्बिट, किसके ऑर्बिट में, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, ठीक है। अभी हम देखते हैं, पीछे पिक्चर है उसमें आपको शो हो जाएगा, और वरना मैं आपको एक पिक्चर अभी शो कर दूंगी, उसमें देखना मार्स और जुपिटर के बीच में ना एस्टेरॉइड बेल्ट आपको शो करेगी पूरी। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये पत्थर के टाइप के होते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर अपना एक पैथ में किसके, सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेंगे आपको। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड जो होते हैं वो प्लैनेट्स का एक छोटा पार्ट होता है जो कि उनसे निकल कर गिर गया है या अलग हो गया है। नेक्स्ट है मीटियोरॉइड। अब भाई मीटियोरॉइड से याद आता है, हर साल कोई ना कोई प्रिडिक्ट करता है कि इस साल अर्थ के ऊपर मीटियोरॉइड गिरेगा, और डायनासोर्स जो हैं वो मीटियोरॉइड की वजह से मर गए थे। कई साल पुरानी ये कहानियाँ हैं, आगे पढ़ लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में ये। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक विच move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids came near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hollow. देखो ये कहानी ट्रू है कहीं ना कहीं। मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो रॉक के पीसेस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं स्पेस में कि जब वो अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं, एक आग का गोले में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वो अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो भाई डेफिनेटली वो तबाही मचाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वो नहीं भी उनमें आग लगती तो क्या करते हैं, वो अर्थ के ऊपर एक हॉलो मतलब एक क्रिएचर बना देते हैं, मतलब एक गड्ढा बना देते हैं बहुत बड़ा सा, ठीक है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट glowy path across the sky on the clear starry night? This is a cluster of millions of stars. The band is the Milky Way galaxy. देखो जो भी स्टार्स होते हैं, देखो अभी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, देखो ये पिक्चर दिख रही है ना। इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपको एक ग्लोई सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा पैथ ड्राइट नाइट स्काई में। वो क्या होता है, वो गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं उसमें, बहुत सारे स्टार्स। दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ इट। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दोज इट वॉज नेम वॉज आकाश गंगा। यानी कि पुरानी एंशिएंट टाइम में इसका नाम रखा गया था आकाश की गंगा का, यानी कि किसको आकाश गंगा की नाउन दी गई थी, क्योंकि रात के टाइम में जो एंशिएंट लोग थे उन लोगों ने देखा था। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। देखो गैलेक्सीज बेसिकली बहुत बड़ी होती हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, और जो गैलेक्सीज होते हैं उनमें बहुत अलग अलग टाइप के, जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अप यूनिवर्स, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belongs to this universe. अब देखो यूनिवर्स बेसिकली क्या है, वो इतना बड़ा है कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में भी साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों का पता लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें जानना है। दे हैव क्यूरियोसिटी, दैट्स वाई। बस हाँ, हमें ये पता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जिसे हिंदी में आकाश गंगा भी कहा जाता है। देखो एक पूरा वो दिखा रखा है वेन डायग्राम से, अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज हो सकती हैं, जस्ट इमेजिन। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा वो यहीं ख़त्म होता है। सो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अपना ज्योग्राफी का, जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है उसका। सो अभी तक आपको कहीं से कहीं तक वो कोई भी इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन and if you like this video, then please like, comment and subscribe my channels.
आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेकर आऊँ या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।